नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बहुमत का आंकड़ा नहीं हुआ पार, क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ नहीं ली है, लेकिन कहा जाने लगा है कि मोदी की यह सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और बीच में ही यह सरकार गिर जाएगी। और हमारा ऐसा मानना है कि मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी और फिर 2026 के बाद फिर से चुनाव होंगे। उसके पीछे मैं आपको 5 कारण भी बताऊंगा, 5 तथ्य भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप नंबर गेम समझ लीजिए। 293 सीटें एनडीए गठबंधन के पास हैं और 234 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। वहीं जो साथी दल हैं उसमें चंद्रबाबू नायडू हैं एनडीए के पास, जिनके पास 16 सीटें हैं, नीतीश कुमार हैं जिनके पास 12 सीटें हैं, चिराग पासवान जिनके पास 5 सीटें हैं, जयंत चौधरी जिनके पास 2 सीटें हैं, और भी छिटपुट दल हैं जिनके पास 1 सीट 2 सीट हैं। तो इन सभी सहयोगियों का साथ चाहिए बीजेपी को, तभी जाकर वो 9 जून को जो प्रस्तावित की गई है कि वो शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। तमाम देशों के राजनयिकों को भी न्योता भेजा जा चुका है शपथ ग्रहण में आने के लिए। कार्यक्रम भी प्रस्तावित कर दिया गया है कि कर्तव्य पथ पर यह कार्यक्रम होगा, राष्ट्रपति भवन में जगह कम पड़ रही है। तो मैं आज आपको वो 5 कारण गिनवाऊंगा जिसकी वजह से आपको यकीन होगा कि वाकई में 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। पहला कारण है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू। विस्तार से बताऊंगा क्या कुछ ये खेल करने वाले हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं जो मांगे नहीं मानी जा सकती। दूसरा पॉइंट है वन नेशन वन इलेक्शन। जो बीजेपी की सरकार है, जो 2019 से 24 का जो शासन रहा, उसमें इस सरकार ने बहुत जोर दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाए, देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, देश में 4 चुनाव, शुरुआत के जो 4 चुनाव हैं वो एक साथ हुए हैं। और अब आता है मामला सबसे अहम, डिलिमिटेशन कमीशन और कास्ट सेंसस। मतलब जो हमारी फिलहाल लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पर आधारित हैं, जो 543 सीटें हमारे पास फिलहाल हैं। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद इन सीटों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 753 होने वाला है। उसके बाद क्या कुछ होगा? क्या 543 विधानसभाओं वाला जो ये नंबर गेम है वो बदला जाएगा? ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव दोबारा करवाने के लिए। हर पॉइंट का जो है विस्तार से आपको बताऊंगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सरकार अपने पिछले शासन में लेकर आई थी, लेकिन ये लागू होगा 2029 से। लेकिन क्या इसे भी सरकार पहले लागू कर सकती है 2026 में? और आखिर में तारीख आती है 17 सितंबर 2025, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी 75 साल की उम्र पूरी कर लेंगे। जरा दिखाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उन्हें एक लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री चाहिए और आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उन्हें चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या बीजेपी ये सब देने के लिए तैयार होगी? अगर एक बार को मान लें कि एजुकेशन मिनिस्ट्री दे देंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री दे देंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे, लेकिन क्या लोकसभा स्पीकर का जो पद है वो दे पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की जो मजबूती है इस गठबंधन की सरकार में, खिचड़ी की सरकार में, वो लोकसभा स्पीकर का ही पद है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू इस पद को ले लेते हैं या उन्हें दे दिया जाता है तो गंभीर समस्या होगी सरकार के लिए। हालांकि बीजेपी का आज एक बयान आया, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि बीजेपी ने यह कहा है कि जो निराधार मांगे हैं वो गठबंधन के साथियों की नहीं मानी जाएंगी, वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो। तो सवाल यही है कि क्या बीजेपी तैयार होगी इन मंत्रालयों को देने के लिए? और अगर बीजेपी यहां तक राजी हो जाती है तो फिर बात आती है स्पेशल स्टेटस की। बिहार के बारे में आपको पता होगा, तेजस्वी यादव का आज भी बयान आया जब उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार अगर सरकार में रहते हैं तो क्या फिर भी आप उतने ही मुखर होकर स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे? नीतीश कुमार भी अक्सर ये कहते आए हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। सेंटर को तमाम बार इस बात से अवगत कराया गया, कहा गया कि आप स्पेशल स्टेटस दे दीजिए बिहार को। तो अगर नीतीश कुमार आते हैं इस गठबंधन में, उन्हें पता है कि उनकी भूमिका अहम है, तो नीतीश कुमार जो स्पेशल स्टेटस की बात है उसे बड़ा मुखर होकर रख सकते हैं एनडीए के सामने। लेकिन मुश्किल यहां यह है
कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी लंबे वक्त से आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। और अगर इन दोनों की यह मांग मान ली जाती है और स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है तो क्या उसके बाद फिर और राज्य नहीं होंगे जो कहेंगे कि हमें भी स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए? क्या उत्तर प्रदेश नहीं कहेगा कि हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए? क्या तमिलनाडु नहीं कहेगा हमें स्पेशल स्टेटस दीजिए? क्या आसाम नहीं कहेगा कि हमें भी आप स्पेशल स्टेटस दे दीजिए? क्या कश्मीर नहीं कहेगा कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दीजिए? तो स्पेशल स्टेटस देने की जो मांग है वो मोदी सरकार के गले की हड्डी बन सकती है अगर उन्होंने ऐसा किया। एक और पॉइंट समझिए, इस चुनाव में बीजेपी की 20% सीटें घटी हैं और वहीं कांग्रेस की 90% सीटें बढ़ी हैं। याद करिएगा इस आंकड़े को, 20%, क्योंकि 303 सीटें थी 2019 में, इस बार सिमटकर 240 पर आ गई। कांग्रेस 52 सीटों पर थी और 99 सीटों पर चली गई। तो कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो इस चुनाव में बढ़ा है। अब दोनों का समझिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों विपक्ष के साथ रह चुके हैं। फिलहाल जो इंडिया अलायंस है उसके साथ वो रह चुके हैं, मतलब नीतीश कुमार रह चुके हैं, और यूपी के साथ चंद्रबाबू नायडू भी रह चुके हैं। तो बातचीत उनकी वहां भी है। और खबरें आज ऐसी भी निकल कर आई कि नीतीश कुमार कांग्रेस मुख्यालय में भी गए थे। वो क्यों गए थे? क्या तेजस्वी यादव के साथ जो फ्लाइट में बातचीत हुई थी, जो संदेश वहां दिया गया था, उसके बाद कोई कहानी बुनी गई? तो विरोध, बीजेपी के जो विरोधी हैं उनके साथ दोनों नेता रह चुके हैं, और जो इंडिया अलायंस है फिलहाल वो भी उनकी कमजोरियों को जानता है, खूबियों को जानता है, और इसलिए चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को खुद में वो मिला सकते हैं। इस बात में कोई गुरेज नहीं है। और 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, और अगर नीतीश कुमार को, वैसे तो नीतीश कुमार ने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वो अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, उन्होंने ऐसा कहा भी था कि वो अब 2025 के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक बिल्कुल विश्वास पात्र नेता नहीं है और सत्ता के शीर्ष पर वो रहना चाहते हैं। तो 2025 में जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा और नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो भी नीतीश कुमार भाग सकते हैं, इस गठबंधन को छोड़ सकते हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए और 4 मंत्रिमंडल भी चाहिए। ये चीजें मैंने आपको सब बता दी। तो ये उतना जरूरी पॉइंट, एक पॉइंट था ये भी, लेकिन उतना जरूरी ये पॉइंट नहीं था जितना कि जो है बताया गया। मतलब समझिए, अब अगला पॉइंट आता है डिलिमिटेशन कमीशन और कास्ट सेंसर। अगर डिलिमिटेशन कमीशन आता है, डिलिमिटेशन होता है, तो उसके ऊपर कास्ट सेंसर आपको करवाना ही पड़ेगा। फिलहाल मौजूदा वक्त में हमारी 543 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन ये 543 जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 की जो हमारी जनगणना है उसके आधार पर चली आ रही हैं, और इसकी जो अवधि समाप्त होती है वो 2026 में समाप्त होती है। इसीलिए हमने जो नया संसद भवन बनाया है वो इसीलिए बनाया है, ना कि हमें उसकी कोई और खास जरूरत थी कि पुराना संसद भवन जो था हमारा वो जर्जर हालत में था या खराब हो गया था, टूट गया था। इसमें हमने अब क्या किया है, जो नया संसद भवन बना है उसमें 800 से ज्यादा सांसद बैठ सकते हैं, और जो डिलिमिटेशन होगा 2026 में उसमें 753 लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। तमाम राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, सब जगह सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे में सवाल उठेगा कि कौन सी सीटें मानी जाएं। फिर 543 वाला जो कार्यकाल है वो 2029 तक पूरा किया जाए, या फिर बीच में ही चुनाव करवा दिए जाएं, क्योंकि जब डिलिमिटेशन होने के बाद, परिसीमन लागू होने के बाद 753 सीटें हो जाएंगी, और फिलहाल 542 हैं, 43 हैं, तो तकरीबन 200 सीटें बढ़ जाएंगी। उसके लिए हमें करवाना पड़ेगा कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस, तब कास्ट सेंसस क्यों करवाना पड़ेगा, मतलब हमें जनगणना करवानी पड़ेगी, और उस जनगणना के भीतर कास्ट सेंसस भी सरकार करवा सकती है, क्योंकि विपक्ष का एक बहुत मुखर मुद्दा रहा है कि आप कास्ट सेंसस करवाइए, कास्ट सेंसस करवाइए, जातिगत जनगणना करवाइए। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये जो जनगणना थी वो नहीं हो पाई। और अब जैसे ही अगर 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो पहला काम करेगी वो सेंसस का करेगी, जनगणना करवाने का करेगी। आमतौर पर एक लोकसभा में तकरीबन 10 लाख या उससे कुछ ज्यादा 10-12 लाख वोट होती हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में तमाम जो है लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां 30 लाख वोट भी हैं, जहां 20 लाख वोट भी हैं, जहां 18 लाख वोट भी हैं। तो ये चीजें डिवाइड कब होंगी? ये चीजें डिवाइड तभी होंगी
जब आपका कास्ट सेंसस करवा दिया जाएगा, मतलब सेंसस करवा दिया जाएगा और उसी के भीतर आपका कास्ट सेंसस भी हो जाएगा। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आगे आइए वन नेशन वन इलेक्शन पर। वन नेशन वन इलेक्शन का जो है कांग्रेस पार्टी विरोध करती आई है, कांग्रेस पार्टी यूथ का विरोध करती आई है, अग्निवीर जो है उसका विरोध करती आई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी क्या है? 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत जरूरी राज्य है। मतलब ऐसे समझिए, विधानसभा में बीजेपी की सरकार है लेकिन लोकसभा में उसकी 64 सीटें थी और 64 में से 64 सीटें उसकी थी, लेकिन इस बार वो सिमटकर 33 सीटों पर आ गई। तो मतलब लगभग मोटा मोटी 30 सीटों का नुकसान है। और वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो उसमें कुछ राज्यों की जो अवधि है वो घटाई जाएगी, कुछ राज्यों की अवधि बढ़ाई जाएगी। बिहार का चुनाव एक साल बढ़ाया जा सकता है, 25 की जगह वो 26 में करवाया जा सकता है और उसी की तर्ज पर 27 में जो यूपी का विधानसभा चुनाव होना है उसको अपने पास लेने के लिए उसको भी उसकी अवधि एक साल घटाई जा सकती है। हालांकि 2025 में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, 2024 के लास्ट में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों के जो चुनाव हैं वो स्थगित किए जा सकते हैं। सरकारों का जो कार्यकाल है वो संविधान में संशोधन करने के बाद बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि सारा चुनाव 2026 में करवाया जा सके। तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो फंडा है वो बीजेपी उसे हर हाल में पूरा करना चाहती है, वो उसका एक प्रमुख एजेंडा है और इसे पूरा करने के लिए बीजेपी हर कुछ करने वाली है। अब बढ़िए अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या कहता है? वुमेन रिजर्वेशन बिल ये कहता है, बीजेपी ने जो बिल पेश किया था उसमें कहता है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, लेकिन यह लागू होता है 2029 से। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ उससे ये लागू नहीं होता, 2029 से ये लागू होता। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आपका आ जाएगा जब आपकी सेंसस होगी और सेंसस होने के बाद पता चल जाएगा कि कितना आपका महिलाओं का वोट है। कास्ट सेंसस के आधार पर भी ये पता चल जाएगा और जब 33% भागीदारी देने की बात आएगी तो वहां मतलब अगर 753 सीटें हो जाती हैं तो महिलाओं के जो हिस्से में आएंगी वो आएंगी तकरीबन 250 सीटें, 250 सीटें उनके हिस्से में आएंगी। ये इसलिए भी जो है सेंसस जरूरी है और वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 2026 में इसे आप लागू करने के बाद 2026 में अगर इसे आप लागू करते हैं तो महिलाओं के बीच आप एक नया संदेश भेज सकते हैं कि 2029 में जो लागू करना था वो महिलाओं की भागीदारी हमने अभी से आपको 2026 में आपको दे दी है। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण, हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक सिगुफा हो सकता है। अब याद करिए जब अरविंद केजरीवाल जेल से वापस आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी कि आप जाइए चुनाव प्रचार करिए, 21 दिन की उन्हें जमानत दी गई थी। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 तक ही प्रधानमंत्री रहेंगे। क्यों रहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था, उन्होंने कहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। उनका दावा था कि बीजेपी के भीतर, बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 75 साल की उम्र के बाद नेता को रिटायर कर दिया जाता है, संरक्षण जो मंडल होता है उसमें डाल दिया जाता है। इनका सबसे बड़ा अगर उदाहरण कोई है तो वो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का ये उदाहरण दिया जाता है। और जब मोदी भी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे तो क्या उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल सिर्फ एक साल बढ़ाकर 2026 तक चुनाव करवा सकते हैं। तो बिहार का जो मुद्दा था, हालांकि अरविंद केजरीवाल की इस बात को बहुत लाइट नोट पर लिया गया, लेकिन यह एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी से, जब आपने मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया, संरक्षण मंडल में डाल दिया, हालांकि उनकी कोई भूमिका वहां नजर नहीं आई, लालकृष्ण आडवाणी इतने बड़े नेता थे, उन्हें आपने डाल दिया, वहां जो है आपने ये चीजें नहीं दिखाई, उसके बावजूद भी तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और कास्ट सेंसस की जो मैंने बात कही थी उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस दोनों जो एक पॉइंट में मैंने आपको बताया, उसका बड़ा कारण यह भी है, ये बदला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि 2026 तक
की अवधि कानून के तहत प्रस्तावित है। कानून में ऐसा लिखा है कि 543 लोकसभा जो सीटें हैं उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो मान्य रहेंगी 2026 तक। हालांकि उससे आगे भी ऐसा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब कानून की बात है तो इसीलिए जो है कास्ट सेंसस की और डिलिमिटेशन की जो बात है वो बहुत ज्यादा प्रखर हो जाती है, मुखर हो जाती है। दूसरा कारण, एक और कारण भी मैं आपको बता दूं, इन 5 कारण से अलग 5 कारण में वो नहीं है, अग्निवीर की योजना और पेपर लीक का मामला। अग्निवीर की योजना को लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान इस बार उठाना पड़ा। अग्निवीर की वो योजना थी जिसने युवाओं का वोट जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कास्ट सेंसस का। राहुल गांधी ने कहा कि आप बेरोजगारी पे कंट्रोल करिए, राहुल गांधी ने कहा कि आप रोजगार क्यों नहीं देते हैं, महंगाई कम क्यों नहीं करते हैं। और अग्निवीर पर जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने हालांकि कहा है कि हम यूसीसी और बाकी जो मुद्दे हैं बीजेपी के उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन अग्नि जो वीर योजना है उस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। बीजेपी के भी तमाम नेता मुखर होकर इस बात को बोलने लगे हैं कि जो अग्निवीर की योजना है उसे आप उसका एक बार फिर से रिव्यू करिए, या तो सरकार उसे खत्म करे या फिर सरकार उसमें कुछ बदलाव ऐसे करे जिससे वो युवाओं को समझा सके। तो मैंने आपको जो है शुरू का जो है, आप मुझे सबसे शुरू का ग्राफिक प्लेट दिखाइएगा। तो मैंने आपको 5 कारण बताए जिनमें से सभी कारण बहुत जायज हैं एकदम, और तथ्य के आधार पर सारे कारण हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी विश्वास पात्र नेता नहीं है, कभी भी पलटी मार सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कांग्रेस पार्टी अपोज करती आई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी क्या चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जाए, इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच फटाव पैदा हो सकता है। सबसे बड़ा कारण डिलिमिटेशन, जो परिसीमन होना है 2026 में, जो 543 सीटें हैं वो बढ़कर 753 सीटें हो जाएंगी, और जब 753 सीटें हो जाएंगी तो चुनाव, और इस बीच अगर सरकार भी गिर जाती है तो चुनाव 2026 में हो, ऐसा प्रबल संभावना है। वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिलाओं को 33% आंकड़ा दिया गया है, 33% रिजर्वेशन दिया गया है सरकार में भागीदारी का, इनकी भी सीटें 250 हो जाएंगी, और फिर बीजेपी को महिला वोट ज्यादा मिले उसकी भी प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। 17 सितंबर 2025 इस तारीख पर भी गौर करिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 75 साल के इस दिन हो जाएंगे, और 2025 की बात है, 2026 में हो सकता है शुरुआत में, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने उसके बाद बचते हैं, और 3 महीने के बाद 2026 में चुनाव हो सकते हैं। तो 2026 तक ये सरकार चलने वाली है। फिलहाल मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, मौजूदा जो आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि ये सरकार 2026 तक चलेगी, उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। वैसे सारे पॉइंट समझने के बाद आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक ये सरकार चलेगी या फिर 2029 तक ये अपना कार्यकाल सरकार पूरा कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।